हेलो केमी जोनर, कैसे हैं आप लोग? ठीक। देखो, अभी तक क्लास ट्वेल्थ में हमने जो स्टार्ट किया है, सॉल्यूशन खत्म हो गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक पार्ट अभी खत्म हुआ। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। काफी लंबा था, आई थिंक 5-6 इसमें लेक्चर देना पड़ा था। दूसरा पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे आसान है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होता है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज 2 लेक्चर में ये पूरा होगा, ठीक है? तो आराम आराम से पढ़ते हैं ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट जेई का एग्जाम हो। आप इस तरह से पढ़ें ताकि आपको सारे सवाल का जवाब बगैर किसी टेंशन का मिल जाए, ठीक है? और उसके बाद आखिरी पार्ट होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी निकालेंगे, वो तीसरा पार्ट है, छोटा सा है। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक क्वालिटेटिव और फिर दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, राइट? आसान है, न्यूमेरिकल भी आसान है। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है? तो रिश्तेदारी ठीक उल्टा है। पता है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता था इलेक्ट्रोड्स पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था एनोड टू कैथोड और करंट आपको मिलता था कैथोड टू एनोड। मतलब उस सेल में हम लोग केमिकल रिएक्शन होता था, केमिकल चेंज होता था, राइट? उसके कॉस्ट पर हमें क्या मिलता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसमें क्या होगा कि आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डुबा दें, चार्ज पास करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है? वो भी डीसी, डायरेक्ट करंट, एसी नहीं पास करोगे, ठीक है? डायरेक्ट करंट पास करो, इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन होगा, वही एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा और आपको केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा। कहां पर? एनोड और कैथोड पर। या गैस है तो लिबरेट होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम चार्ज पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता और केमिकल सब्सटेंस मिलता, मतलब केमिकल एनर्जी। उसमें क्या था? केमिकल एनर्जी यूज होता था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होता था। इसमें ठीक उल्टा होगा, ठीक है? पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, और उसके बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोड्स पर प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, उसकी बात, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है? तो यहां लिखता हूं पहले समझ लो कि इसमें हम लोग एक ले लेते हैं वोल्टामीटर। अच्छा, एक बात और जानो, वोल्टामीटर क्या होता है? कंटेनर ले लिया, ठीक है? बीकर ले लो, टब ले ले, कोई भी ले ले, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ओके? और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आप डुबा दिया, राइट? 2 इलेक्ट्रोड को आपने इसमें इमर्स कर दिया। अब लेते हैं, सॉल्यूशन भी लेंगे, ओके? अब इलेक्ट्रोड भी पहले बताऊंगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, सब बात डिटेल में धीरे धीरे पढ़ो। ये 2 इलेक्ट्रोड है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालो या मोल्टेन स्टेट में हो तो आइंस में ब्रेक हो जाए, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, मतलब इसमें क्या होगा? कैटाइन होगा और एनाइन होगा, कैटाइन एनाइन होगा, ठीक है? 2 इलेक्ट्रोड है। अब जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको कहते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से, उसको कहते हैं कैथोड। ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है एनोड, ANODE, और ये है कैथोड, CATH। लिख लें, कैथोड, ये है कैथोड। एनोड और कैथोड मतलब एनोड की पहचान याद रखना। वहां क्या पढ़ा था आपने? एनोड, ANO, एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज, उस पर ऑक्सीडेशन होता है। यहां क्या होता है कि एनोड उस इलेक्ट्रोड कहते हैं जो बैटरी का जो सोर्स ऑफ चार्ज है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं वो क्या होता है? एनोड। और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैथोड, ठीक है? जब आप इसमें आप चार्ज पास करोगे तो इस एनोड और कैथोड पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए, वही रिडॉक्स रिएक्शन होगा।
जिसके कारण इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, जमा होने लगेगा। जैसे मान लो हमने यहां ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड या मोल्टेन, पिघला हुआ है, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन। तो इसमें कौन सा आयन होगा, सोडियम आयन होगा, और कौन सा आयन होगा, क्लोराइड आयन। सोडियम आयन क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन। जैसे ही आप या स्टार्ट करेंगे, चार्ज पास करना शुरू करेंगे, तो फिर एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस मिलना शुरू हो जाएगा। केमिकल सब्सटेंस सॉलिड है तो डिपोजिट होने लगा, गैस है तो लिबरेट होना शुरू हो जाएगा। गैस जार लगा तो यू कैन कलेक्ट द गैसेस। ओके, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले जान लो, जिस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और ये याद रखना ये कंटेनर इंसुलेटर होता है, या तो ग्लास का हो या फाइबर शीट का हो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता वो होना चाहिए। इसको कहते हैं वोल्टामीटर, वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, याद रखना, दिस इज वोल्टामीटर। द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इज कॉल्ड वोल्टामीटर, या फिर इसका दूसरा भी नाम होता है कूलोमीटर, कूलोमीटर, वोल्टामीटर या कूलोमीटर। और ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, या तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन फेज में रखो ताकि आइंस मिल जाए। तो इस पर शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन। इस पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, और इस पर रिएक्शन होगा कौन सा, रिडक्शन, रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, कंसेप्ट वही है, केवल साइन उलट गया। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से है तो इस कैथोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज जमा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस पर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब जैसे ही चार्ज पास होगा, तब ये मैकेनिज्म बताऊंगा। इस क्लोराइड आयन का देखो ना, ये क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, किस पर पहुंचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। और जैसे क्लोराइड आयन पहुंचेगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, क्लोरीन। और सोडियम आयन देखो पॉजिटिव आयन है तो ये किस इलेक्ट्रोड पहुंचेगा, तो जो नेगेटिवली चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा सोडियम आयन। मतलब सोडियम आयन पहुंचेगा कहां पर, यहां, और क्लोराइड आयन इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा। बात वही है, एनाइन का ऑक्सीडेशन होगा, कैटाइन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया है। अब आप इसमें डिटेल में सारी बात करेंगे। पहले इस एपरेटस को जानो, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ो, है ना, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो नेचर है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या बनेगा, इसकी पहचान करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, इट इज, ये लिखता हूं केवल जो बोर्ड वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, उनके लिए। इट इज सच अ डिवाइस in which when charge, मतलब electricity is passed through electrolytic solution, अब वो सॉल्यूशन चाहे एक्वस हो या मोल्टेन हो, एक्वस या मोल्टेन कोई भी ले चले, इट इज सच ए डिवाइस इन विच व्हेन चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूजिंग electrode, then redox reaction मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन occurs at electrodes and chemical substances are deposited या गैस है तो लिबरेट होगा, लिबरेटेड। ठीक है, बस इसमें यही पूरा हमने लिख दिया। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है, शॉर्ट में ये जानो, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल सब्सटेंस मिलता है, इसलिए लिख देता हूं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है कौन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था कि वहां केमिकल एनर्जी चेंज होता था किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता था, राइट? दोनों सेल में ठीक उल्टा कहानी है। लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन वहां भी होता था, यहां भी होता है, वहां भी एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन, यहां भी एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन। तो फिर फर्क क्या? वो धीरे धीरे सब बात को ठीक से समझा रहा हूं। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब बताओ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलिसिस हम कहते हैं ऐसा, फिर यही काम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कौन सा होता है इलेक्ट्रोलिसिस? कि जब आप चार्ज पास करते हो तो इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने लगता है। एनाइन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, कैटाइन का रिडक्शन होगा कहां? कैथोड पर, एंड वी गेन व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस एट इलेक्ट्रोड्स। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं पहले वो बता रहा हूं कि टर्म्स इन्वॉल्व, टर्म्स इन्वॉल्व, ये सारी बातें बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा डिटेल में मैं लिख देता हूं, वरना एक्सप्लेन करते हुए जा सकता था। इन्वॉल्व, तो पहला टर्म तो यही हुआ वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, कई बच्चे इसको वोल्ट मीटर समझ लेता है, याद रखना बहुत ज्यादा फर्क है। वोल्टामीटर एंड दैट इज व्हाट? वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर और इट इज कूलोमीटर, ठीक है? इट इज a container, it is container made up of insulating material, या लिख देता हूं made of insulating material, ठीक है? It is container in which electrolysis is carried out. Electrolysis is carried out, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वोल्टामीटर और कूलोमीटर। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स सबको पता होगा, ऐसे सब्सटेंस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना। मतलब आप जब चार्ज पास करेंगे तो ये जैसे आयंस में ब्रेक हो जाए, तो आप सिंपल सी बात कहो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो या तो मोल्टेन फेस में या एक्वस स्टेट में आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और जब चार्ज पास करेंगे तो उसी आयन का क्या होता है? मूवमेंट शुरू हो जाता है। कहाँ? एनोड पर, कैथोड पर, कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो गया। कि आर those chemical substances, अब मैं आप क्लियरली लिख दूं, या तो आयनिक कंपाउंड होगा या फिर पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा जो आयंस में ब्रेक हो जाता है। substances which are ionized either in molten state or in aqueous phase, पानी मिला दो तब, या उसको आप ये कर दें फेज, ठीक है? एंड जैसे ही आयंस में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करता है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्ट, अरे आयंस आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता होगा सबको। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने होता है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग कौन सा चीज? इलेक्ट्रोलाइट। इतनी बातें समझ में आ गया सबको? यस नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग इसी से रिलेटेड फिर अगली बात इसी में करेंगे। ये डायग्राम अभी रहने देता हूं, जो हमने सिंबॉलिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखा है उसकी बात अभी रहने देते सामने में, इतना मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी? चलो इसको भी मिटा दें, इसकी अब कोई जरूरत है नहीं। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर वीडियो को, जब नहीं लिख पाते तो वीडियो को रोक रोक के आप लिखते जाएं, और क्या है। लेकिन नोट्स जरूर बनाएं, सभी कंप्लीट नोट। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जरूरी नहीं कि क्लोराइड ही हो, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं, है ना। पोटेशियम हेलाइड लिख दिया, ओके, एक्सेट्रा करो, कितना लिखोगे, यानी ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, या फिर एसिड, सारे एसिड, एसिड्स लिख दिया, एंड बेसेस, सारे बेस। लेकिन कौन सा बेस, जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, या मोल्टेन रखोगे तब भी, या ब्रैकेट में तो अल्कली, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बेस, उसको आप क्या कहते हैं, अल्कली। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब यह इलेक्ट्रोलाइट भी जो दो तरह के होते हैं, एक होता है वीकर इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। आयनिक में पढ़ा होगा 11th में। वीकर इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब वहां रिवर्सिबिलिटी आ जाता है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पेसीज के बीच में। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। मतलब इसके दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, ओके, लिख देता हूं, आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, मोल्टेन ही रखो, तो ये कंप्लीटली आइंस में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आइन क्लोराइड है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, डाइल्यूट लें, कंसंट्रेट लें, लेकिन फर्क होगा, डाइल्यूट होगा तो 2H+ आइन और सल्फेट आइन, लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज होगा। ये साइन किसको बताता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन को। अब वही रिवर्सिबिलिटी दिखा देंगे तो क्या होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन, ओके। यही H2SO4, ये भी यदि हम लोग कंसंट्रेट ले लें तो पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, ये तुरंत आयोनाइज होगा H+ आयन में और बाइसल्फेट आयन में, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। कास्टिक सोडा ले लें, बेस की बात भी करता हूं, कास्टिक सोडा, ये आयोनाइज होगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा होता है वीकर, वीकर इलेक्ट्रोलाइट। वीकर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम लोग कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज रहता है, मतलब ऐसे स्पेसीज को पानी में डालो तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पेसीज के बीच में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये कभी आयोनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। जैसे जितने भी वीकर एसिड है, एग्जाम्पल में लिख लो, ऑल वीकर एसिड, वीकर एसिड एंड वीकर बेस, जितने भी वीकर एसिड वीकर बेस है वो सब के सारे वीकर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन आयोनाइज होगा। जैसे एसिटिक एसिड दे लें, CH3COOH, ये आयोनाइज होगा, तो यहां देखो रिवर्सिबिलिटी है। जब भी आयोनाइजेशन में रिवर्सिबिलिटी हो जाए तो समझ जाना दैट इलेक्ट्रोलाइट इज वीकर, और इरिवर्सिबिलिटी आ जाए साइन, तब समझ जाना है स्ट्रॉन्गर। तो आप सबको पता है दिस इज व्हाट, एसीटेट आइन, H+ आइन, ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या अमोनिया का हाइड्रोक्साइड आप लिखते हो तो वीकर बेस होता है, ये आयोनाइज होगा तो क्या मिलेगा, अमोनियम आइन और हाइड्रोक्सिल आइन। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया, वोल्टामीटर समझ में आ गया। अब हमारे पास बच गया ये एनोड और कैथोड, इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो, ठीक है। नोट कर लिया सबने? अभी मैं इस डायग्राम को रख रहा हूं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मिटा दूं, यस नो, चलो वेरी गुड, इसको मैं अब मिटा रहा हूं, अब आगे की बात करेंगे, देखना। अब हमें ये देखना है कि एनोड और कैथोड क्या होता है यहां। तो सिंपल सी बात थी, जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव मतलब सोर्स ऑफ चार्ज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो दैट इज एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं दैट इज व्हाट, कैथोड। तो एनोड, एनोड, ठीक है, एनोड हो गया कि इलेक्ट्रोड connected with
connected with positive terminal of बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। लिख लिया? और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कहते हैं पी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, तो PaO लिख देता हूं। पाव भाजी जिसको आप कहते हो, ये वर्ड याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब P का मतलब एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन, देखो ए होगा एनोड, पॉजिटिवली पूरा वर्ड लिखेंगे तब पता चल जाएगा, पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। मतलब एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। आप ऐसे समझे, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा ही, लेकिन फर्क ये है उस सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ठीक उल्टा हो गया। यहाँ एनोड पर हम कौन सा चार्ज मान के चलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। पाव याद रखना, पाव भाजी, ठीक है, वो पाव याद रखोगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज एनोड एट विच ऑक्सीडेशन, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एट विच ऑक्सीडेशन, रिपीट करो, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। कैथोड की बात, चलो कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट विच रिडक्शन अकर्स। एनसीआर समझ आएंगे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, चूंकि बहुत से एनसीआर जैसे जो नेशनल कैपिटल के आसपास है, गुड़गांव, नोएडा, है ना, ये सारी क्या एनसीआर रीजन में आता है। या एनसीआर याद रखो। तो एन का मतलब हुआ नेगेटिवली चार्ज कैथोड एट विच रिडक्शन अकर्स, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं नेगेटिवली चार्ज, है ना, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स। और उस सेल के साथ कंपेयर करो, कंफ्यूजन नहीं रहना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज क्या होता था? एनोड। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कैथोड। तो वहां पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड होता है, और चार्ज जो करंट होता है उसका फ्लो क्या होता है? कैथोड से एनोड की तरफ होने लगता है, एट विच रिडक्शन अकर्स। इसलिए अब यहां आ जाओ, देखो ये लिखा एनोड लिखा, उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। देखो ना यहाँ साइड में पॉजिटिव लिख रखा है। यहां देखो कैथोड कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, नेगेटिव, और उस पर कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। इस पर रिडक्शन, इस पर ऑक्सीडेशन। तो अब बताओ इसमें जितने टर्मिनल्स थे समझ में आ गया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आजकल तो बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव MCQ आ जाता है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है कि अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे सोडियम क्लोराइड का, तो इलेक्ट्रोड्स पर कौन कौन सब्सटेंस बनेंगे, मतलब द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट। किसी सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, पहले आज पूरी बात पढ़ो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके बाद डिटेल में, उसके बाद फैराडेज लो। ओके, तो यहां बात करता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट नेचर। हमने 3 बात बता दी। देखो बेटे, वोल्टामीटर हो गया, इलेक्ट्रोड्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, 3 ही चीजें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स, वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। कभी भी बेंजीन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा, क्यों? तो आयन से ब्रेक ही नहीं होगा। ग्लूकोज कभी नहीं होगा, यूरिया का सॉल्यूशन नहीं होगा, टॉल्यूइन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके चलो जो नॉन पोलर है, वो कभी भी नॉन पोलर सब्सटेंस आर नेवर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे समझ लो। अब चलते हैं,
नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओगे, तो प्रोडक्ट का नेचर क्या सब होगा, किन किन बात पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स लिख देता हूं इसका, फैक्टर्स, जो जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जान लो फैक्टर में कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। सबसे पहली बात, नंबर 1, नेचर या मीडियम लिख लो, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं बारी बारी से हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा विथ एग्जांपल। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि वो मोल्टेन है, मतलब फ्यूज्ड है, इसी को कई जगह फ्यूज लिखा रहता है, पिघला हुआ, पिघल गया, इतना गर्म करो कि पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। मोल्टेन और एक्वस, दो ही फेज होता है, या तो मोल्टेन फेज होगा या फिर एक्वस फेज होगा, AQEOUS लिखा, एक्वस, या तो मोल्टेन हो या एक्वस फेज हो। ओके, लिख लिया सबने? एक मिनट ठीक से लिख दो, मोल्टेन और एक्वस फेज, एक्वस ऐसे लिख लो, AQ या मोल्टेन, इस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, मान लो लिया कौन सा चीज, एक्वस लिया, एक्वस सॉल्यूशन तो फिर दो तरह का हुआ, कंसंट्रेट भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, मोल्टेन में तो कोई बात ही नहीं है, इसमें आएगा कि वो कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कि ए में लिख देता हूं कि ये कंसंट्रेट है, कंसंट्रेटेड, या कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट है। दो बात हो गई, कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, इस बात पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो, ठीक है। तीसरी बात, एनोड का भी नेचर यूज होता है। एनोड का नेचर, कि एनोड एक्टिव है कि इनर्ट है। सबसे पहले बता दूं, जब भी उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तो मेंशन रहेगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं। यदि नहीं लिखा है तो समझ जाना इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं वैसे इलेक्ट्रोड जो इस रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑक्सीडेशन जो एनोड पर होता है, रिडक्शन जो कैथोड पर होता है, उसमें उसका कोई मतलब नहीं है, बीच में ऐसे पड़ा हुआ, केवल चार्ज को कंडक्ट कर रहा है वो, ठीक है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉर्मली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड में। सबको पता होगा प्लैटिनम क्या है, नोबल मेटल, इस वजह से। हालांकि गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते। प्लैटिनम इज हार्ड, गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल आप नहीं करते हो, ठीक है। तो अगला होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसमें भी बात करेंगे, दो केस होगा यहां भी। पहला केस होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब मेंशन एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं लिखा हुआ है तब समझ जाना इनर्ट है, बार बार लिखा नहीं रहेगा, ये आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। या फिर दूसरा होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि एनाइन आएगा एनोड पर कि हम ऑक्सीडाइज होंगे, कि ना 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 मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैं खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए मौजूद हूं। मतलब खुद एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर लेता है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का है ना, वैसे देखता ही रह जाता है, क्यों, तो एनोड खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है। फिर इसी तरह से वहां कैथोड पर क्या होता है, कैथोड खुद रिड्यूस होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जो इलेक्ट्रोड रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, एक्टिव इलेक्ट्रोड। शायद आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 9-10 में कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कई बार मेटल को जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यही काम करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इम्प्योर मेटल का हम क्या बना लेते हैं, एनोड। प्योर मेटल का क्या बना लेते हैं, कैथोड। तो इम्प्योर मेटल से, इलेक्ट्रोड से, एनोड से, सारे प्योर मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होते होते कहां पहुंच जाता है, कैथोड पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये इतनी बातों पर डिपेंड करता है। मीडियम
कि मोल्टेन है कि फ्यूज है। फिर इलेक्ट्रोलाइट यदि ये क्या कहते हैं एक्वस है तो फिर दो केस आएगा। मोल्टेन में तो बस कोई केस नहीं है, अरे मोल्टेन है तो मोल्टेन है, उसमें डाइल्यूट है और कंसंट्रेट होने की कोई सवाल ही नहीं है। जब तक आप सॉल्वेंट नहीं मिलाओगे तब तक फिर सॉल्यूशन की बात तो करेंगे नहीं। तो वहां जब एक्वस होगा तब हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। और तीसरी बात पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब वो इलेक्ट्रोड इनर्ट है कि एक्टिव है। इलेक्ट्रोड यदि एक्टिव होगा तो खुद पार्टिसिपेट करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, और इनर्ट होगा। एक और बात बता दूं, एग्जाम में कभी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड लिख के नहीं देता, सीधा कहता है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और ब्रैकेट में यदि मेंशन नहीं है एक्टिव इलेक्ट्रोड तो आप समझ जाना वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और जब एक्टिव रहेगा तो लिखा रहेगा। ओके, हटा दें इसको, समझ में। इतनी बातों को डिस्कस करेंगे हम लोग ताकि आपको इलेक्ट्रोलिसिस में जो सब्सटेंस जमा होता है उसके बारे में प्रेडिक्शन आप खुद कर लोगे। हम कहे बेटे कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, बताओ क्या बनेगा, तो आप तुरंत बताओगे कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। तो इतनी जब ज्ञान हो जाए आपको तब समझ जाना कि इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया। नो नीड टू लर्न, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, और समझना आपके बस की बात है, ठीक है, समझ जाओगे तुरंत। थोड़ा हमारे साथ साथ चलो, डाउट है तो फिर हमने कई बार कहा कमेंट सेक्शन में डालो अपने सवाल, हमसे पूछो। अब मैं बारी बारी से चलता हूं, सबसे पहले मोल्टेन और इसकी बात करता हूं, ठीक है जी। यहां चलो एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस पर आ गए, हमने पहला एग्जाम्पल यही लिया, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन। तो पहला ले रहा हूं, नंबर 1 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस का। एग्जाम्पल नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मोल्टेन। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा। अब हमने कुछ नहीं लिखा इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड कैसा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लिखा नहीं रहेगा, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं आपके दिमाग में डालने के लिए। यहां लिख देता हूं, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, या कई बार ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी डाल देते हैं, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, राइट। तो मेनली हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की इस्तेमाल करते हैं। हमने दे दिया, लिखा नहीं रहेगा, तो आप समझ जाना कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही है। और ये लिखा रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड देखेंगे, या एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, तो वहां हम लोग यूज करेंगे फिर दूसरा कंसेप्ट। अब देखो क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को गर्म करो, सॉलिड है ये मेल्ट होगा तो किसकी साइन में बदलेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। पता चल गया। अब इस सॉल्यूशन में सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, दो आयन है पूरे सॉल्यूशन में भरा हुआ, आयंस का जमात है वहां। अब जैसे चार्ज पास करेंगे यहां से, इन आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब बताओ एनाइन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो कहां आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या हो गया, एनोड, यानी इस एनाइन का। अच्छा एक बार बात, जब भी आप रिएक्शन लिखो ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिख लो, तो पता चल जाएगा कि पहले लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का तभी तो गेन होगा। और ये भी पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब लॉस होता है, उतने ही रिएक्शन उतने ही इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, गेन होगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो हम यहां सबसे पहले लिखते हैं एट एनोड। एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो, यस, ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। अब एनोड पर कौन सा आयन पहुंचेगा, अभी बताया था, पाओ, एनाइन पहुंचेगा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर एनाइन पहुंचेगा, ऑक्सीडेशन होगा, पाओ, PaU, ओके, सॉरी O, PaO। तो यहां एनाइन कौन सा है, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, बन जाएगा क्लोरीन में, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है जी, लॉस हुआ। ये देखो एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर आ गया इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, देखो आ गया, और ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आप इतने दिन से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, क्या क्लोरीन का फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करता क्लोरीन होता है, नहीं होता, क्या लिखते, Cl2। तो फिर यही क्लोरीन, ये मैं स्टेप बाय रिएक्शन लिखता हूं, बाद में एक ही बार नेट रिएक्शन लिख लेंगे, लिखना जरूरी नहीं है, समझा रहा हूं।
अब यही 2 क्लोरीन एटम ऐसे यदि मिल जाए तो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा कि नहीं, बताओ बनेगा। अब यहां 2 क्लोरीन है तो यहां भी 2 क्लोरीन लिखना होगा। ओके, तो यहां भी 2 क्लोराइड लिखेंगे, तो हम इसलिए इस स्टेप को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक ही बार कर लेंगे। यहाँ 2 क्लोराइड आयन लेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा Cl2, और यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का। 2 मोल क्लोराइड आयन 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, लूज करता है। ऑक्सीडेशन में 1 क्लोराइड आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 क्लोराइड आयन 2 मोल यूज करेगा। एडवांस में जान लो, कहते हैं नंबर ऑफ फैराडे, मतलब चार्ज की क्वांटिटी निकालेंगे। फैराडे लो भी बताऊंगा, लेकिन पहले से सीख लो, वहां केवल मैं एप्लीकेशन बताते रहूंगा। यहाँ पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल का। तो 1 मोल का मतलब कितना, 1 फैराडे। यदि यहाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कितना होता है, 5 फैराडे। तो जितने मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे यूज्ड। ओके, जितने फैराडे आप यूज करोगे उतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो 2 मोल के लिए 2, तो 1 क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना, 1 फैराडे चाहिए। फिलहाल आपकी ये बैलेंस रिएक्शन में 2 आ गया। अब ये क्लोरीन गैस है, गैस है, और कहां पर निकल रहा है, एनोड पर। तो यहां क्लोरीन गैस बन के बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, भागना शुरू हो जाएगी। ओके, अभी इसी क्लोरीन को गैस जार लगा दो, आप कलेक्ट कर सकते हो, जमा करते जाओ, गैस जार भरते जाओ, क्लोरीन गैस को जमा कर लिया। ठीक है, मतलब एनोड पर क्लोरीन गैस डिपोजिट हुआ। नाउ एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, पढ़ा था अभी NCR, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, जिस पर रिडक्शन होगा। बच्चे ध्यान से सुन लेना, NCR नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड जिस पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, रिडक्शन होगा, अकर्स, रिडक्शन अकर्स। ध्यान से देखना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में देखो कौन सा आयन है, सोडियम आयन, निकल के बाहर नहीं जाने देता है। जैसे निकला कि धमाक तुरंत दूसरा ले लेगा। सोडियम आयन तो तैयार है कि हमें कहीं से मिले, क्योंकि जितने भी आयंस हैं सब चाहता है कि हम डिस्पर्स हो जाए, मतलब उसका चार्ज गायब हो जाए। आयंस आर हाईली अनस्टेबल। हर आयन, कोई भी आयन बना के नहीं रख सकते हो। आयन ऐसे बनता है तो चाहता है कि हम, यदि पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है तो चाहता है कहां से हमें इलेक्ट्रॉन मिले। यदि नेगेटिव चार्ज आयन बन गया तो उसकी इच्छा होती है कोई आ जाए कि हम उसको दे दें, लूज कर दें अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब आयंस अपना चार्ज भगाना चाहता है, उसके सिर पर समझो कि बहुत बड़ा ऋण है, उसको भगाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, ये इसी ताक में कि कहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे निकला ये तुरंत ये सोडियम आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम मेटल सॉलिड में। देख लो। अब लेकिन यहां 2 मोल्स, याद रखना हमने बताए थे, ऐसा थोड़ी होता है कि आपके 2 मार्कर गिर गए और किसी को एक ही मिलेगा, संभव है। यदि आपने 2 लॉस किया है तो किसी को 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे 2 लोगों को अलग अलग मिले, लेकिन लॉस और गेन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो फिर यहां देखो 2 है, 2 सोडियम, तो यहां भी हम क्या लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां लिखो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 2 सोडियम आयन होगा। हो गया। अब ये सोडियम सॉलिड किस पर जमा शुरू होना हो जाएगा, कैथोड पर जमने लगेगा। इसलिए कहते हैं कैथोड मोटा तगड़ा हो जाता है। पहले कैथोड दुबला पतला था, एकदम लक 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 कर रहा था, और लेकिन जैसे ये मेटल लेगा इसकी वेट क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, इस पर केमिकल सब्सटेंस डिपोजिट होना शुरू होगा। क्योंकि सॉलिड है तो जम जाएगा, गैस है तो यहां से बाहर भाग गया। ठीक है जी। अब हम कंप्लीट रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका कंप्लीट रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, ये अच्छा बैलेंस नहीं किया था, इधर चूंकि 2 क्लोराइड है तो यहां भी 2 कर लेते हैं। चलो सबको 2 कर देते हैं, हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिया मेन रिएक्शन को। अब ये 2 क्लोराइड आए, 2 क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएगा, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का गेन कैंसिल हो जाएगा। 2 मोल्स सोडियम आयन, 2 मोल्स सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या, तो देखो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl सॉलिड की आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया। क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। ठीक है जी। जैसे ही करा दोगे तो फिर क्या मिलेगा, 2 मोल्स सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, ये बन गया। देखना ध्यान से,
ये बनेगा, जमा होगा एट कैथोड, और ये जमा होगा एट एनोड। देखो ये एनोड पर जमा हो जाएगा। गैस है तो यहाँ गैस लिख दिया, समझ जाना बाहर निकलता है। सॉलिड है तो इस पर जमना शुरू हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया? यस नो? साथ साथ चलो, पीछे हो जाओगे तो फिर पीछे रहोगे। अगली बात बता रहा हूं, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मैग्नीशियम का ले लो, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसको हटा रहा हूं, सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट रिएक्शन लिखना है। एक और ले लेते हैं, चाहे एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, चलो तो लंबा वाला ले लें। एल्युमिनियम क्लोराइड, मोल्टेन AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड Cl3, इसका लेके चलते हैं। तो बताओ, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड है, राइट, और इसको आपने मेल्ट कराया तो फिर क्या हो जाएगा? मेल्ट करा दोगे तो मोल्टेन फेज में आ जाएगा। तो यहाँ आप सॉलिड हटा के सीधा लिख दो मोल्टेन, या फ्यूज लिख दो, M लिख दिया, मोल्टेन NaCl। तो क्या क्या मिलेगा हमें? सोडियम, एल्युमिनियम आयन एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड है। देखो ध्यान से, ओके। अब ये एनाइन है, ये कैटाइन है। तो एट एनोड, अब मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूं, फटाफट फटाफट रिएक्शन लिख रहा हूं। जिस बच्चे को डाउट है दोबारा सीखो, हमसे पूछो। यहां क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl2 बना, Cl बना, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां कितने क्लोराइड है? 3 लिखूं तो 3 क्लोराइड लिख देते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा? लेकिन अब क्लोरीन का फॉर्मूला 1.5 क्लोरीन तो नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूं 6 क्लोराइड। तो यहां होगा 3Cl2। तो यहां कितना? 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 6 मोल, राइट। फिर चलो, एल्युमिनियम एट कैथोड, कैटाइन का रिडक्शन होगा। अरे कैटाइन है तो कैथोड पर पहुंचेगा, इसे भी याद रखना। कैटाइन कैथोड पर जाएगा, एनाइन एनोड पर जाएगा। A फॉर एनाइन, A फॉर एनोड। ये बात तो वहां भी चल रही थी, कहां? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ओके। कैथोड पर क्या होगा? एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब कन्वर्ट हो जाए। देखो सब चाहता है कि ये जंजाल जो है माया जाल है, आइंस ढोना माया जाल है किसी केमिकल सब्सटेंस में। वो चाहता है न्यूट्रल है, स्टेबल है, ऐश करे। ये पॉजिटिव पर चार्ज आ गया, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कब हम इसको लूज करें या कब हम इलेक्ट्रॉन गेन करें, इसी फिराक में रहता है, ठीक है। अब एल्युमिनियम ये सॉलिड बना, ओके, ठीक है, बन गया, ये जमा हो गया। और क्लोरीन, लेकिन अब सवाल है कि यहाँ कितने 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाया, तो यहाँ भी क्या होगा? 6 मोल्स, यानी हम लोग यहाँ पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तब देखो 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस और 6 मोल्स का गेन बराबर हो गया। नेट रिएक्शन देखो तो क्या हुआ? 6 क्लोराइड आयन और 6 एल्युमिनियम आयन, यही था। यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड का 3 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, 2 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको लिख दिया मोल्टेन फेज में। पूरे इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां भी 2 कर लिया, ये हो जाएगा कितना? 2, ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। सबको कैंसिल करो तो यही रिएक्शन आएगा, मोल्टेन। और ऊपर लिख लें इलेक्ट्रोलिसिस। कितना आसान है, देखते चलो। इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, ठीक है जी। अब जब से इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो हमें मिला एल्युमिनियम सॉलिड, कितने? 2 मोल्स। कहां पर? तो एट कैथोड। और क्लोरीन गैस बना है, कितना? 3Cl2 गैस बन गया। कहां पर? एट एनोड। ये एनोड पर बन रहा है, गैस है, तो यहां से लिबरेट होकर बाहर निकलने लगेगा, जमा करते जाओ। अब आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड का खुद लिख लेना, एक आपके लिए सेल्फ वर्क दे रहा हूं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का लिखना, कैल्शियम क्लोराइड का लिखना, किसी का लिखना, इसका क्या होगा प्रोडक्ट आप लोग खुद लिख लेना। अब मैं चलता हूं ये तो मोल्टेन का था, लेकिन यदि एक्वस लेके चलोगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको पानी में डाल दो, तब 2 कंडीशन बनेंगे, या तो वो डाइल्यूट होगा या फिर कंसंट्रेट होगा। बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेट या डाइल्यूट दोनों केस में हम बात करेंगे, ओके। नोट करें तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट।
एग्जाम्पल्स में ये था ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल दे दिया। थर्ड एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दे रखा है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है होमवर्क के लिए। और उसके बाद मैं फिर अगला केस लेके चलता हूं कि यदि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन, तब क्या करेंगे, व्हाट विल डू इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं इस वोल्टामीटर को भी हटा दिया, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई। आप सभी के सभी होशियार हो भाई, बुद्धिमान के लिए बात समझ में आ रही है। दो केस होंगे क्या, एक डाइल्यूट। अब चले दूसरा केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस। अब ये उससे डिफरेंट है। जब मोल्टेन होता है तो दो ही आयन है, एक कैटायन है एक एनाइन है। एनाइन का ऑक्सीडेशन, कैटायन का रिडक्शन। लेकिन यदि आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो तो दो ही आयन नहीं मिलेंगे, 4 आयन्स बनेंगे। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, 4 आयन बनेंगे। 2 कैटायन 2 एनाइन, ठीक है। अब उसमें भी दो अलग अलग केस हुआ कि ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है। कंसंट्रेट होगा तो सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा, पानी कम होगा। और यदि डाइल्यूट है तो पानी एक्सेस में होगा, लार्ज एक्सेस में। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ट्रेसेज में कम होगा सोडियम क्लोराइड। तो दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग है, ध्यान देना। आप ये ज्यादा टिपिकल है, मोल्टेन वाला बड़ी आसान था, ठीक है। अब इसमें भी केस 1 यहां चलता हूं। केस 1, फर्स्ट केस कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा होगा डाइल्यूट, राइट। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्यों, अब ये भी याद रखना जिनको नहीं पता, इसी को कहते हैं ब्राइन। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कह सकते हो। इस केस में जब कंसंट्रेटेड होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, BRINE, इसको कहते हैं ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। मतलब ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा तो जरा समझो, फिर इसके पीछे कारण बताऊंगा। सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डालें, वाटर में, क्या सब मिलेगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इतने, चूंकि वाटर भी आयोनाइज हो जाएगा। प्योर वाटर कभी इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता, लेकिन जैसे उसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिड मिला दो, अल्कली मिला दो या सॉल्ट मिला दो, इंप्योरिटी मिला दो, तुरंत क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। यानी आपके पास अब एनाइन बना दो, एक क्लोराइड आयन एक हाइड्रोक्सिल आयन, दो तरह के एनाइन बन गया। अब ये दोनों आयन एनाइन पहुंचेगा एनोड पर, लेकिन सवाल है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। मैंने ऑक्सीडेशन इन दोनों में किसका होगा। इसी तरह से यहां देखा कैटाइन भी दो है, सोडियम आयन और H+ आयन। तो ऐसी केस में कहते हैं यदि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो तरह के कैटाइन बन जाए या दो तरह के एनाइन हो जाए, तब कंसेप्ट यूज करते हैं प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन और प्रेफरेंशियल रिडक्शन। मतलब उस एनाइन का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब जो आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पता है सबको, है ना। तो यहां एक पॉइंट नोट करो, अब जितनी केस लेंगे ऐसे याद रखना है कि इफ टू, ठीक है, टू डिफरेंट एनाइन और टू डिफरेंट cations are present in the electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो तरह के कैटाइन हो या दो तरह के एनाइन हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन याद रखना, देन एक पॉइंट ए में लिख रहा हूं, उस एनाइन का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। यहां देखना, देन दैट एनाइन
दैट, या सीधा लिखो देन एनाइन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कहेंगे, और डिस्चार्ज पोटेंशियल एनाइन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज्ड, इसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन एंड प्रेफरेंशियल रिडक्शन। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा? अब दो तरह के एनाइन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब सवाल है किसका प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। इसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ा था, याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें एसआरपी वैल्यू को काउंट किया था। और इतना सबको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी और एसओपी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, केवल साइन उलट जाता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का एसआरपी होता है -0.76 वोल्ट, तो उसकी एसओपी कितना होगा? +0.76 वोल्ट। तो यहाँ मैं एक थोड़ा याद करा देता हूँ, बाकी डिटेल में आपके पास है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ मैं ईसीएस की बात करता हूँ, ईसीएस अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम भी है। हम सीधे आ जाते हैं, चलो जिंक, लेड, जिंक के नीचे आ जाएगा आयरन, फिर लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, उसके बाद सिल्वर, फिर ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर नीचे सबसे नीचे कौन सा है? फ्लोराइड, F-, एनाइन नीचे आ जाते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हो तो आप सबको पता होगा, ये F- ले लिया, F-, एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा, यहां सबको पता होगा -0.34 एसआरपी, यहां लिख दूं एसआरपी इंक्रीजेज, ठीक है, ऊपर से नीचे आओ, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो उल्टा चलो, जब यहां से ऊपर चलेंगे तो एसओपी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब आप नीचे से ऊपर चलोगे तो एसओपी बढ़ता जाएगा, एसओपी वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हमारे पास एनाइन दो तरह का, देखो क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब इन दोनों आयन में, यहां देखो हाइड्रोक्साइड नीचे है, क्लोराइड ऊपर है, यानी इसकी एसआरपी ज्यादा है, इसकी एसआरपी कम है, यानी इसका एसओपी क्या होगा? ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। इसलिए इस क्लोरीन का क्या होगा? क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल, मतलब जिस एनाइन की डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा जो एनाइन है सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो यहां लिखेंगे एट एनोड chloride ion is oxidized but not hydroxyl ion, because कारण भी लिख देता हूं, because SOP oxidation potential, standard oxidation potential of chloride ion is higher than hydroxyl ion, OH- आयन से ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड आयन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, क्या? Cl-, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cl2, डायरेक्ट बना दिया 2Cl बाय लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, एनोड रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन देखते हो, ये सॉल्यूशन में ऐसे ही रह जाएगा, क्यों? इस दोनों में जब रेस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में आगे कौन होगा? क्लोराइड आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगा? पीछे रह जाएगा। तो इसलिए पहले क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? यस नो?
अब हम चलते हैं फिर कैथोड पर। सिमिलरली हमने यहां लिख रखा है कि जिसकी यदि दो डिफरेंट कैटाइन है तो तब क्या होगा, इसको मैं मिटा दूं, यस, चलो ECS रहने देते हैं ताकि आप और आगे समझेंगे। सिमिलरली यदि मान लो दो कैटाइन है तो उस कैटाइन का रिडक्शन होगा जिसकी SRP ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली यहां लिख दूं सिमिलरली मैं रिएक्शन केवल लिख लेता हूं, जो मिटा दिया ये था कि क्लोराइड आयन Cl2 गैस है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ था। यहां लिखेंगे सिमिलरली एट कैथोड that cation is reduced, that cation is reduced whose SRP standard reduction potential SRP value is higher, जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा है। अब इसे समझो ना कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्यूशन में जो कैटायन है वो चाहता था हम इलेक्ट्रॉन लें। अब मान लो दो चार लोग हैं कि भीड़ है और सभी भूखे हैं और वह आपने एक फूड पैकेट गिरा दिया, भोजन की थैली गिरा दिया, पैकेट गिरा दिया, तो बताओ उस पैकेट को कौन झपटेगा? जिसको ज्यादा भूख रहेगी, जो ज्यादा भूखा होगा वो खाना के टूट पड़ेगा वो, राइट। सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, अब उस इलेक्ट्रॉन को लेने में उस रेस को कौन क्रॉस कर जाएगा? तो जिसकी SRP ज्यादा है। तो हमारे पास अभी देखा था एनाइन कैटाइन में क्या था, सोडियम आयन और H+ आयन। अब सोडियम और यहाँ देखो हाइड्रोजन की SRP कितनी होती है? 0। और सोडियम का क्या होता है नेगेटिव में, -2.6768 के आसपास होता है। किसका? सोडियम का नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी SRP कम है। वैल्यू से नहीं याद है, कोई नहीं, सीक्वेंस याद रखना। सोडियम की SRP कम है, हाइड्रोजन की SRP क्या ज्यादा है, इसलिए कैथोड पर किसका रिडक्शन हो जाएगा? हाइड्रोजन का। सोडियम आयन से देखता ही रह जाएगा, उसको एक भी इलेक्ट्रॉन भूखा का भूखा ही रह जाएगा, भूखर सब है सब, मिल जाएगा किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है। सो SRP वैल्यू अब इसमें इसलिए हम लिखेंगे एट कैथोड H+ आयन is reduced, ठीक है, because its SRP is higher than SRP of sodium ion। इस सोडियम आयन की SRP से हाइड्रोजन की SRP क्या है? ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कौन ले लगा? H+ आयन। सोडियम ऐसे सॉल्यूशन में रह जाएगा, यानी रिएक्शन हो जाएगा, H+ आयन will gain electron and converts into H2 gas। देख लो H2 गैस, राइट। अब दो हाइड्रोजन है तो 2 कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये एनोड रिएक्शन, ये कैथोड रिएक्शन। और सॉल्यूशन में बच क्या जाएगा तो वो बता रहा हूं। नेट रिएक्शन यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिला? सोडियम क्लोराइड H2O, ठीक है। और चूंकि 2 था 2 ले लेंगे, 2 क्लोराइड आयन, और यहां भी निकलेगा तो आपको मिलेगा Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ये मिला कहां पर? एट एनोड, और ये मिलेगा एट कैथोड, ये कैथोड पर आ जाएगा। और सॉल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आयनाइज किया था, याद होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसका भी 2 मोल कर लें ताकि बराबर हो जाए। अब हमारे पास 2 मोल सोडियम आयन बच जाएगा और 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन बच जाएगा। देखो, यानी हम इस दोनों को मिला के लिख सकते हैं 2NaOH, कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज 2NaOH। यही हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगा। अब आप बताओ, सबको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। इसको पानी में डालोगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। लेकिन उस सॉल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? देखो, कास्टिक सोडा का। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है वो, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक एल्कलाइन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ खर्च क्या हो रहा है? H+ आयन। तो H+ आयन जब डिक्रीज होता है तो पीएच वैल्यू क्या होगा?
इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पढ़ा होगा है ना। तो H प्लस आयन कंज्यूम होता है, इसकी वजह से भी कर सकते, तो pH बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, या फिर NaOH, यानी रिजल्ट ये होगा, याद रखना कि जब ये रिएक्शन कराओगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगी। ओके, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हुआ तो हम लिखेंगे कि NaCl aqueous is neutral solution, but after electrolysis it turns to what, बेसिक, मतलब एल्कलाइन। ये एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों? तो pH वैल्यू 7 से बढ़ जाता है, pH हाइयर देन 7 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल आयन यानी NaOH। कास्टिक सोडा को सब पहचान तो बेस है, सॉल्यूशन में NaOH रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। पहले NaCl था। तो इस पॉइंट को याद रखना, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरा केस कि यदि मान लो वही NaCl का सॉल्यूशन है लेकिन डाइल्यूट है। अच्छा, डाइल्यूट होगा तो पानी ज्यादा होगा, तो H प्लस आयन OH माइनस आयन भी ज्यादा होगा। तो वही बात करूंगा। सेकेंड केस यहां चलते हैं कि केस 2, मिटा दो इसको, ये समझ में आ गया। तो ये एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, याद रखना, कहीं भूलना नहीं, कंसंट्रेट के केस में। लेकिन यदि यही हम लोग एक्वस NaCl कराएंगे लेकिन वो सॉल्यूशन डाइल्यूट ले लें, पानी ज्यादा ले लोगे, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, आप सबने पढ़ा होगा नर्स इक्वेशन में कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे SOP या SRP, वो उसके आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ जाती है, चाहे वो SRP हो या SOP हो, राइट। तो यहां देखो केस 2, सेकेंड केस, मतलब बी की बात कर रहा हूं कि NaCl एक्वस है लेकिन ये कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, आयोनाइजेशन तो वैसे ही होगा, लेकिन चूंकि वाटर ज्यादा है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो NaCl H2O, ठीक है, ये एक्सेस में, तब तो डाइल्यूट होगा। आयोनाइज होगा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा, तो वही आयन। लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन अब क्लोराइड आयन में चक्कर पड़ जाता है। कैथोड रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा अभी जो रूल बताया था कि जिस आयन की SOP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन दोनों में मार्जिनल डिफरेंस है। तो ऐसी केस में हम लोग, जैसे क्लोराइड है और हाइड्रोक्साइड आयन, अब इस दोनों में देखेंगे कंसंट्रेशन। तो चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इसकी SOP वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्लोराइड आयन की SOP ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन यदि डाइल्यूट कर दो तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो SOP वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां लिख देता हूं एट एनोड, इसी बात को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कि सिंस solution is dilute, so hydroxyl ion concentration is much higher than concentration of chloride ion। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, अब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो लिखेंगे हेंस SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ओवरकम्स, ठीक है, टू क्या कहते हैं, SOP ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के SOP से क्या होता है, बढ़ जाता है, कौन, हाइड्रोक्सिल आयन। और इसीलिए सो हाइड्रोक्सिल आयन is oxidized but not chloride ion। अब बताओ हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन कराओगे
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा OH, अलग अलग लिख देता हूं, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक OH से कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट एक बार रिएक्शन लिख दूं, चलो जी 4 OH कर लेता हूं, यहां बन जाएगा O2 प्लस H2O, H2O कितना H2O, 2H2O, एक ही बार लिख लिया। बाय लूजिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिया, ऑक्सीजन गैस बन गया, देख लो। ओके, याद रखना। अब एट कैथोड, कैथोड पर मैं स्टेप में यहां रिएक्शन नहीं लिखा, 1 2 3 3 स्टेप लिखते फिर जाके पूरा करते। O2 को मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखने के लिए हमने क्या बैलेंस कर लिया, 4 मोल ले लिया। हालांकि 2 मोल लेंगे तब भी O2 बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। अब कैथोड पर कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पर हमारे पास कैटाइन क्या है, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन, इसकी SRP भी ज्यादा है और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। देखो क्यों, ये डाइल्यूट है तो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा होगी, और इसकी SRP ज्यादा होती है, किससे, तो सोडियम आयन से। सोडियम आयन से इसकी हाइड्रोजन आयन की SRP काफी ज्यादा होता है, हाई होता है, और कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एनोड रिएक्शन लिख रहे थे तो वहां हम अपने नियम के ही अगेंस्ट काम किए थे। पहले बताया था कि जिस आयन का क्या कहते हैं SOP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ क्लोराइड आयन की SOP ज्यादा होने के बावजूद भी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन का। इसके पीछे रीजन बताओगे कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इसका, तो उसकी SOP वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैथोड पर तो सिंपल सी बात है, H+ आयन इज व्हाट, इज रिड्यूस्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। H+ आयन की रिडक्शन दिखा देते हैं, बन जाएगा कौन सा चीज, H2। लेकिन अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ भी क्या कर देंगे 4H+ आयन, और यहाँ क्या कर लेंगे 2H2, देखो गैस H2 गैस मिल जाएगा। यानी यदि NaCl का, डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का, तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, वाटर का हो गया। सोडियम क्लोराइड जैसा था वैसा ही रहा सॉल्यूशन में। देखो जब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब वाटर का आप करा रहे हो। सोडियम क्लोराइड जो मिला है ओनली टू आयोनाइज वाटर, ओके। यानी नेट रिएक्शन यदि आप देखें, नेट रिएक्शन तो लिखेंगे हम लोग NaCl। अब यहां हमारे पास वाटर यूज करेंगे, सोडियम 4 है, क्लोराइड 4 है, तो लिख देता हूं 4 NaCl। ठीक है, देखो 4 है ना, 4 लिया था हमने, ये समझ में आ रहा है सबको। 4 यहाँ वाटर से चलो, NaCl जितना है उतना ही लेके चलेंगे, अकॉर्डिंगली वाटर लेके चलो, तो यहाँ तो 2H2 बन ही गया, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 4H2। ठीक है, बाकी तो N कैंसिल हो गया। देखो ये 4 लिखेंगे, ये भी 4 लिखोगे, यहाँ 4 लिख दिया, ओके। अब ये 4 सोडियम आयन, और सोडियम आयन तो यहाँ कैंसिल लेते रह जाएगा सॉल्यूशन में। हमारे पास कौन सा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये कितना है 4, तो यहाँ भी लिखो 4, यहाँ भी लिखो 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4H2। ठीक है, अब NaCl का कोई रोल ही नहीं, तो यहाँ आप 2 लिखो कि 1 लिखो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये क्लोराइड आयन और इसकी जरूरत नहीं, ये सॉल्यूशन में ऐसे ही दर्शक की तरह रहता है। जैसे हम जाते हैं क्रिकेट देखने, तो खेलता तो बस केवल कितना 11 प्लेयर फील्डिंग करता है, बाकी सब तमाशा करता ना, ये सब ऐसे ही बैठा जाता है सॉल्यूशन में। क्लोराइड एंड सोडियम इनको कुछ नहीं होगा, होगा किसका, तो H+ आयन का और OH- आयन का। तो यहाँ देखना, ये आयंस स्पेक्टेटर्स है, सोडियम क्लोराइड वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ हम कुछ भी रखे, बैलेंस करने के लिए तो कुछ रखो, अलग बात है। तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराए, इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें क्या मिला, O2 मिल गया। O2 कहां पर, एनोड पर, और कैथोड पर क्या मिल गया 2H2O, और 2 वाटर इधर भी है, ध्यान से देखना, 2 वाटर यहाँ भी है, अब 4 वाटर इधर है, तब 2 वाटर को हटा देते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं 2H2O। ठीक है, ये वाटर की कोई जरूरत नहीं है, H2 गैस बना, ओके। इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन कैंसिल हो गया। अब प्लस ये सोडियम क्लोराइड जैसा था वैसा ही रहेगा। देखो हमने कहा कि स्पेक्टेटर्स में ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में जैसा था वैसा ही मौजूद रहेगा। मतलब यदि आप ये लेके चलते हो कौन सा चीज, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन,
इलेक्ट्रोलिसिस किसका हुआ? वाटर का। सोडियम क्लोराइड का कुछ नहीं हुआ, सोडियम क्लोराइड केवल वाटर को आयनाइज होने में हेल्प किया और कुछ नहीं, केवल ताली बजाने के लिए बैठा हुआ है। समझ में आ गया सबको? क्लियरली समझ में आ गया? अब मैं एक लास्ट एग्जांपल इसमें दे रहा हूं कि जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस था वो कौन सा था? इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया था, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लोगे तो तब कहानी क्या होगी? अब इलेक्ट्रोड का रोल दिखाता हूं। रोल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? ऐसे आप कॉपर सल्फेट का भी लिखना, बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में देखना लास्ट में कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या मिलता है। पहले ही पेज में एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा पीडीएफ में, आप उसको सॉल्व करना। डिस्क्रिप्शन में देखना तो लिंक के तौर पर मैं एक शीट डाल दूंगा इसका, उस सब कुछ सॉल्व करना सब, राइट। लेकिन तब दूंगा जब ये क्या कहते हैं फैराडेज लॉ हो जाएगा तब। ओके, यहां देखना। अब मैं बात कर रहा था कि इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने एक वोल्टामीटर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट, इसमें सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का। देखना, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और इसमें जिंक का ही एनोड डाल दिया हमने, जिंक, और जिंक का ही कैथोड डाल दिया। प्योर जिंक, या बता रहा हूं ये भी जिंक ही है, लेकिन ये क्या है? प्योर, और ये है इम्प्योर। इम्प्योरिटी इसमें, मेटल को प्यूरिफाई करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से ऐसे ही। और जैसे ही इसको आप बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को और नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट करो, सेल पूरा करो, इसको चार्ज देना पास करो। तो ये तो हमारा एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज, ये कैथोड है। जिंक ही लिया हमने, जिंक यहाँ क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब सिल्वर को रिफाइन करना रहता है, सिल्वर को भी आप कर सकते हो रिफाइन, एल्युमिनियम को रिफाइन करते हैं, खास करके जो जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम है उसको हम करते हैं इससे। हालांकि जिंक को तो इलेक्ट्रो रिफाइन करने का और तरीका है, ठीक है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया चूंकि रिएक्टिव है ये। तो यहां पर क्या होगा? इस सॉल्यूशन में कौन कौन आयन होगा? जिंक आयन और सल्फेट आयन। देखना ध्यान से। अब ये सल्फेट आयन इस पर नहीं आएगा, ये पॉजिटिव होने के बावजूद भी अब जिंक कहता है नहीं, मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, मैं खुद इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा और इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे जिंक आयन में। यहां देखो क्या सब होगा, ये जिंक आयन, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक आयन बना, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यही फिर इस सॉल्यूशन में जो जिंक आयन था वो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में पहुंचने लगेगा? यहाँ, यानी कि एनोड का जो जिंक है, जो इम्प्योर एनोड था, उसमें जो प्योर जिंक एटम है उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और वो किस पर पहुंचने लगा? कैथोड पर। कैथोड का वेट क्या होगा? बढ़ने लगेगा, कैथोड का वेट बढ़ने लगेगा और एनोड क्या होगा? डिसॉल्व होने लगेगा। एनोड का वेट कहते हैं लॉस इन द वेट ऑफ एनोड इक्वल टू व्हाट? गेन इन द वेट ऑफ कैथोड। जब आप इस टाइप के एक्टिव इलेक्ट्रोड लेके चलोगे तो लॉस इन द वेट ऑफ एनोड इक्वल टू व्हाट? गेन इन द वेट ऑफ कैथोड। तो यहां लिखता हूं कि एट एनोड जिंक जो एनोड है, ये जिंक कहां से है? तो फ्रॉम एनोड। जिंक सॉलिड है, या लिख देता हूं एनोड। एनोड का जिंक ये ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयन में आएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड अब जिंक आयन जो सॉल्यूशन में जिंक आयन जो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, अरे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए, जितना जिंक उतना सल्फेट न्यूट्रल है, लेकिन एडिशनल जिंक इसमें जिंक आयन आने लगा, इसमें से जिंक देखो ना यहाँ बनने लगा। ये जैसे सॉल्यूशन में आएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैथोड पर जमा हो जाता है। जिंक आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट? जिंक सॉलिड। लेकिन ये किस पर जमा होगा? कैथोड वाला, कैथोड पर। नेट रिएक्शन कई बच्चों को इस रिएक्शन को ऐड करने के लिए सबको कैंसिल कर लेता है। क्या कहता है? जिंक आयन कैंसल, इलेक्ट्रॉन कैंसल,
और जिंक सॉलिड को कैंसिल कर देता है। याद रखना ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे जिंक, एनोडिक जिंक, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैथोडिक जिंक में, ये कैथोड पर आ जाता है। यही होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऐसे सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर प्योर, इम्प्योर सिल्वर का आप एनोड बना लो, प्योर सिल्वर का कैथोड बना लो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो जो इम्प्योर सिल्वर है एनोड है, उसमें से प्योर एटम ऑक्सीडाइज होते हो करके आ जाएगा सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर जमा हो जाएगा। यानी इस मेटल पर इस इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ने लगेगा, देखो इस पर जमा होगा, और ये क्या होगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, देखो ऐसे डिके होने लगेगा, गलने लगेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस कहते हैं हम लोग कौन सा चीज, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या कहेंगे यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आज के क्लास में हमने पूरी इलेक्ट्रोलिसिस की बात बता दी। प्रोडक्ट क्या होगा, अब थोड़ा सा आप काम करना, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज वाले पेज में आओगे तो वहां पहला ही दूसरा सवाल दिया हुआ कि आप प्रेडिक्ट करें इन केस में एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। ओके, खूब मन से पढ़ो, और हमारी पढ़ाई से कुछ फायदा होता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि दूसरे को पहुंचे। ओके, बाय, खूब मन से पढ़ना।